बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, मुल्क के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर पड़े हुए हैं, ऐसे मसाइल जो कि ही सेज शी सेज में दब जाते हैं। और पाकिस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा अहम मसला है जो कि अपोजिशन और हुकूमत नहीं देखेगी, जो कि अशराफिया और गरीब नहीं देखेगी। पाकिस्तान को उसी तरीके से इम्पैक्ट करेगी ओवरऑल जिस तरीके से हमें इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये हुकूमत ये कहकर इस कुर्सी के ऊपर बराजमान हुई थी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुर्सी है, इख्तदार की कुर्सी है, कि पाकिस्तान की मईशत के मामलात को हल किया जाएगा। इसीलिए क्योंकि पिछली हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इसको बेहतर तरीके से आगे नहीं लेकर चल सक रही थी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने भी, जहां वो डिफ़ॉल्ट करने से पाकिस्तान को रोक रहे हैं, जहां वो बहुत सारी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, मैं आपको जुलाई से अक्टूबर तक के कुछ मामलात आपके सामने रखती हूँ। महंगाई की शरह जो है वो 25.5% पर रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट 2.8 अरब डॉलर रहा है। तरसीलात ज़र में 8.6% कमी आई है, 8.6%। बैरूनी सरमायाकारी के अंदर 52% कमी आई है पिछले 4 महीने के अंदर। बरामदात में 2.6% इजाफा हुआ है। नॉट जस्ट दैट, दरामदात में 11.6% कमी आई है। ये वो जो इंपोर्ट्स की जो सिचुएशन थी और एक्सपोर्ट की सिचुएशन थी वो अब हमारे सामने आ रही है। FBR ने 16.6% इजाफी टैक्स इकट्ठा किया है। तो बड़ी मिक्स सी फीलिंग है, एक कहीं जगह नेगेटिव है, कई जगह पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सर्कल के अंदर और बिजनेस सर्कल के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव फील्स नहीं पाई जा रही हैं। ऐसा क्यों है? हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत कह रही है हमने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया, हुकूमत कह रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहती तो बड़ी गड़बड़ होती और हम लोगों ने आके एक सेवियर के तौर पर सारी चीज़ों को बेहतर किया है। तो फिर क्या वजह है कि वो जो फील गुड एक सेंटिमेंट होता है वो नहीं हम लोगों को मार्केट में मिल रहा है? इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एंड पे हमें ज्वाइन करेंगे शब्बर जैदी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ FBR के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया था। लेकिन उससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगी। एक तरफ गवर्नमेंट बारहा कह रही है कि अगर PTI रहती तो हम इकोनॉमिकली एक वर्ल्डविंड के अंदर होते और हम लोग बहुत डाउन द ड्रेन चले जाते, इससे ज़्यादा हम नीचे नहीं जा सकते थे जितना PTI हम लोगों को लेकर आई। हमने आकर बचाया, हमने आकर डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को सेव किया, हमने आके फैटम वाला काम किया, बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मार्केट में ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही डॉक्टर साहब? देखिए, बात ये है कि बहुत से इश्यूज हैं इस वक्त इकोनॉमी के, एंड वी नीड टू लुक एट ईच वन सेपरेटली। मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त फैक्टर जो है वो पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जिसके ऊपर बहुत अब लिखा भी जा रहा है, ब्लूमबर्ग और इधर उधर आ भी रहा है कि पाकिस्तान के जो क्रेडिट डेट स्वैप्स की पहले बात हुई है, डिफॉल्ट स्वैप्स की, कि वो 100% से भी ऊपर पे चले गए हैं, जिस विच इज इन द रेंज के किसी मुल्क का डिफॉल्ट का वो इंडिकेटर है। बट आई मीन उसको भी अगर हम छोड़ दें तो हमारे जो बॉन्ड्स हैं हेविली डिस्काउंट हो रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। और इवन दो उसको हम उसका कोई डिफॉल्ट का चांस तो नहीं है, क्योंकि दिसंबर में हमारा एक ड्यू हो रहा है जो पे हो जाएगा और बाद अगला तो 2024 में होना है। सो बेसिकली जो कैपिटल मार्केट्स में जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो हमारी इकोनॉमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी पॉलिटिक्स इज द प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि वहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये जो कुश्ती हो रही है पॉलिटिकल, इसका एंड रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। और इसमें थैंक गॉड एक एलिमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट का था उसमें एक चेंज जो आना था वो खुश उसलूबी से आ गया, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है पॉलिटिकल पोलराइजेशन का वो अभी तक नीचे नहीं जा रहा। तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा चीज है। सेकंड चीज ये है कि हमारा जो डेट है
उस एक्सटर्नल डेट जो है उसकी रिपेमेंट्स बड़ी हैवी हैं अगले 5-6 साल में। तकरीबन 20 अरब डॉलर मिनिमम हर साल आपने वापस करना है, एंड देन उसके ओवर एंड अबव आपने उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, और जो भी 3-4 बिलियन डॉलर इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये डॉलर्स जो हैं ये कहाँ से आएंगे? एक तो ये है कि क्या ये 20 अरब डॉलर जब ड्यू होगा तो ये रोल ओवर हो जाएगा या रीफाइनेंस हो जाएगा, या फिर अल्टीमेटली हमें क्या कोई रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी? ये अनसर्टनिटी इसके बारे में खासी ज्यादा है। राइट। तीसरी बात ये है कि अकाउंट डेफिसिट आपका अभी भी 10 अरब डॉलर प्लस है, विच मीन्स के उसको भी आपने फाइनेंस करना है, जिसके लिए आपके पास डॉलर्स नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल जो आपका क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, वो इस वक्त टोटली हावी है ऑन एवरीथिंग। ऑन एवरीथिंग। राइट डॉक्टर साहब, डॉक्टर उसके साहब जी। उसके लिए जो पहला स्टेप है वो है कि ये पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जो है इसको वापस उस जगह पे लेके आए जब रजीम चेंज के पहले था, और उस वक्त ये तकरीबन 4-5% के करीब था, और अब ये तकरीबन 100% के करीब है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑमिनस। इसको पॉलिटिकली हम सॉल्व कर सकते हैं अगर कल इलेक्शंस अनाउंस होते हैं और एक केयरटेकर गवर्नमेंट भी बन जाती है और इलेक्शंस खुश उसलूबी से होने शुरू हो जाएं, तो आई थिंक वो डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा सिग्नल होगा ये बड़ी इंटरनेशनली। इम्पॉसिबिलिटीज वाली बात लग रही है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ भी खुश असलूबी से हो जाए। लेकिन हारून शरीफ साहब, पॉलिटिकल इकोनॉमी पाकिस्तान की एक्चुअल इकोनॉमी के ऊपर अच्छी खासी हावी रहती है। यहाँ ज़रा सी इंस्टेबिलिटी आती है, वो सारी मार्केट्स उसको ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसलेट होती है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि इस साल के एंड पे 34 अरब डॉलर की बैरूने मुल्क के जो कर्ज़ों की अदायगी है वो हमें करनी है। यहाँ डॉलर्स की वैसे किल्लत हुई है, ऊपर से अफगानिस्तान की तरफ डॉलर स्मगल होता रहा, उस स्मगलिंग के वजह से भी पाकिस्तान के अंदर डॉलर, और फिर जो लोग ऑब्वियसली होर्डिंग करते रहे डॉलर की वो भी रही। सो कंसिडरिंग दिस एंटायर सिचुएशन, हम लोग तो एक ऐसी इकोनॉमी बन गए हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अनसस्टेनेबल है। फॉर हाउ लॉन्ग? कब तक हम इस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं? कब हम लोगों को फौरी तौर पर इस चीज को तब्दील करना पड़ेगा और किस पॉइंट से? जी अनिका, अगर आप देखिए तो ज्यादातर जो दुनिया के ममालिक हैं, चाहे डेवलप्ड हों या डेवलपिंग, इस वक्त उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने अनसर्टेनिटीज से कैसे डील करना है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बेतहाशा फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो आपकी इकोनॉमी को किसी भी वक्त हिट कर सकते हैं। फिर अगर आप पाकिस्तान की तरह आपकी फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इतनी वल्नरेबल हो कि आप मार्केट को सिग्नल ही ना दे पाए कि जी हम जो हैं इतना हमारे अंदर जान है कि हम अगले 3-4 माह की पेमेंट्स कर सकते हैं, तो सिग्नल्स इतने नेगेटिव जाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। जैसे अभी डॉक्टर सलमान शाह ने कहा, 3 फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूं कि मार्केट्स जो हैं उनका एतमाद कैसे आता है। ये जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं या फिस्कल डेफिसिट की, मेरे हिसाब से इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमारे अंदर खुद भी एतमाद नहीं है, तो बाकी लोग हमारे ऊपर एतमाद कहां से करेंगे? मैं अब नाम नहीं लेता, एक दोस्त मुल्क है, मैं उनके एक फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहा था पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि जी अब हमारे पास जो लोग पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट या कोई डील लाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि जी हमें आप गारंटी दोगे कि क्या अगले 2 माह के अंदर भी सिचुएशन स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। यू नो, तो लोग इस वक्त मईशत के ऊपर एतबार नहीं कर रहे हैं। और इसके मैं जो कहना ये चाह रहा था, पहली चीज तो ये है कि बड़े क्लियर सिग्नल्स देने चाहिए कि जी जैसे हमारे एग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ, हमारे ये इनफ्लोज आ रहे हैं और हमारे पास पोजीशन ठीक है। और ये सिग्नल देने के लिए एक बड़ी रेगुलर मार्केट के साथ ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन हो। दूसरी चीज ये है कि हमें इसको जो इदारों का सिग्नल देना बड़ा जरूरी है कि हमारे जो इदारे हैं कि वो अपना अपना काम कर रहे हैं। देखें ना, एफबीआर पैसे कलेक्ट कर रहा है, स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी पे काम कर रहा है, इसी तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह इन्वेस्टमेंट के कुछ टारगेट्स आप अनाउंस कर पाए। जो मेरी वरी ये है कि इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो गया हमें इस वक्त अपना ये
फॉरेन करेंसी की मैनेजमेंट से, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इतना सीरियस है कि जो एक अल्फाज जो हम डेवलपमेंट इकोनॉमी में सुनते थे, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, जॉब क्रिएशन, एक्सपोर्ट, इसका तो अब मैं लफ्ज सुनता ही नहीं हूं कहीं पे। राइट। देखिए ना, सो हमें ये सिग्नल्स ये देने की जरूरत है कि हम शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चरल इश्यूज को करने के लिए संजीदा है। एंड हैज अगर द ये गवर्नमेंट सिग्नल फेल्ड टू जाएगा, सेंड दीज सिग्नल्स? हारून साहब, ये सिग्नल सेंड करने में ये गवर्नमेंट फेल हो रही है? नहीं जी, बिल्कुल सिग्नल जा ही नहीं रहा। फेल तो मेरा मतलब ये है कि मार्केट सिग्नल क्या होता है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है, हम इतनी प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आप देखिए, एक दौरा लगा था कतर का या कुछ और, हम एमओयू करके आए, इसके बाद सारी चीज फिजल आउट हो जाती है। हमें एतबार देने के लिए कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस टेबल पे रखने पड़ेंगे कि ये हमारे पास है, वो इस वक्त नहीं है। तीसरा फैक्टर ये आ रहा है कि माइंडसेट जो है वो टोटल अगले इलेक्शन की तरफ है। सो मईशत जो है, जो रियल सेक्टर है, वो सूरत हाल में इग्नोर हो रहा है। और ये जो रिस्क प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं या $60 पे हमारा $100 का बॉन्ड ट्रेड हो रहा है, ये तब ही ठीक होगा जिस वक्त हम एक सॉलिड सिग्नल दे पाएंगे कि हम संजीदा है। अग्रीड। मुझे इसी पॉइंट पर ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा कि अगर कोई काम हो भी रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो सिग्नलिंग की वजह से बैक बर्नर के ऊपर जा रहे हैं। एंड अनटिल और अनलेस यू डोंट सेंड अ पॉजिटिव सिग्नल, को मस्बत सिग्नल नहीं भेजते आप मार्केट के अंदर, मार्केट को कहीं से इल्हाम नहीं होना कि कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही है या गवर्नमेंट किस तरफ अपनी तवज्जो दिए हुए है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब, सिग्नलिंग की अभी थोड़ी देर पहले हारून साहब बात कर रहे थे कि जब तक मार्केट को, जब तक जो प्लेयर्स हैं ऑफ द मार्केट, उनको एक मस्बत सिग्नल नहीं जाएगा, तब तक चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम यही देख रहे हैं कि किसी को कुछ नहीं पता कि अल्टीमेटली ये हुकूमत कितनी देर की है, और इसके अंदर दोनों फरीकैन, एक अपोजिशन और एक हुकूमत, इन दोनों की ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमेशा से रही है। नाजुक मोड़ पे हम, ऐसा मोड़ है कि वो अब राउंड अबाउट बन चुका है, हम उसी नाजुक मोड़ की तरफ घूमी चले जाते हैं। क्या हमारी इकोनॉमी इसी तरीके से हमारी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से सफर करती रहेगी? फॉर हाउ लॉन्ग? देखिए, इस वक्त तो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन मैंने तो नहीं पहले देखी। इसके करीब हम आए हैं, मे बी जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो उस वक्त थी, लेकिन ये उसके बाद ये सबसे ज़्यादा अनसर्टन चीज़ है। लेकिन आई थिंक कि सिग्नलिंग करने, ज़बानी तौर पे करने से बात नहीं बनती, आपने हकीकत में कोई एक्शन दिखाना होता है। सो सबसे पहली चीज़ तो मेरे नज़र में अब हमें एसेट स्वैप्स की तरफ जाना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बैरून मुल्क कर्जे हैं, तो कुछ चीज़ें हम बेच के वो कर्जों को थोड़ा सा कम करना चाहिए। मसलन रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, फ्रांस में एक होटल है, LNG के प्लांट्स पड़े हैं, और भी OGDC के शेयर्स हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि $4 से $5 अरब आपके लिए अगले 6 महीने में आप कलेक्ट करके। डॉक्टर साहब, कोई भी ये डिसीजन इसलिए नहीं लेता बिकॉज उसको ये डर होता है, कोई भी गवर्नमेंट, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट कोई भी गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेती बिकॉज उसको ये डर होता है कि अगली पार्टी ये बोलेगी कि बेच के खा गए का इल्जाम लग जाएगा उनके ऊपर। जी, इस वक्त जो सिचुएशन है तो फिर आपको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये डरते रहना है कि मैं अब ये करूंगा तो मुझे खत्म कर देंगे, तो वो वैसे ही आप, मुल्क की इकोनॉमी अगर डूब जाएगी तो फिर तो सारे ही डूब जाएंगे ना। तो आई थिंक कि अब सिचुएशन ये है कि आपको कुछ इस तरह की चीजें लेनी पड़ेंगी। अगर आप $4-5 अरब आज दिखा देते हैं कि हम प्राइवेटाइज करके फॉरेन डेट को कम कर रहे हैं, आई कैन अश्योर यू टुमारो आपका रिस्क प्रीमियम आधा हो जाएगा। सही। और उसके साथ साथ आपके स्टॉक मार्केट में एक बूम आ जाएगा। लोकल इन्वेस्टर जो है वो भी एक दफा उसको भी कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा
उसका मतलब ये है कि आप एक सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं, आपके पास एक हुकूमत है जो ये काम करने को तैयार है। सो आई थिंक अगर तो हम ये इस तरह से रहे कि ये किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो ये हो जाएगा, तो फिर ये फिर नहीं होता, गवर्नमेंट राइट। डिफॉल्ट से नहीं आपको बचा। गॉट योर So पॉइंट। you have to take some of these tough decisions. ठीक। उसके साथ साथ फिर आपको ये अपने जो खसारे हैं इनको ठीक करना है। IMF प्रोग्राम को लेटर एंड स्पिरिट में आपने करना है, आप उनको धोखा नहीं दे सकते। They have seen too much of Pakistan. वो ये 23वां प्रोग्राम है, वो इसीलिए सख्ती भी जानते कर रहे हैं हैं डॉक्टर साहब। सारे। अब की बार वो हमें लीवरेज भी नहीं दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हारून साहब, ये डॉक्टर साहब ने जो बात कही है कि आप रूजवेल्ट हो गया, फिर ऑब्वियसली हमारे कुछ एसेट्स भी हैं जैसे स्टील मिल है, सम वाइट एलिफेंट्स इन द रूम। ये सारी सिचुएशन को करना तो सारी गवर्नमेंट्स कहती है कि हम लोगों को इनको सेल ऑफ कर देना चाहिए, हमें इनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। को पिछले 1.5 डेकेड से तो ये बात चली रही है, बड़े वेहेमेंटली हर गवर्नमेंट कह रही है, लेकिन करता वर्ता कोई नहीं है। तो हु इज गोइंग टू बेल द कैट? कौन गले में घंटी डालेगा बिल्ली के? जी, आपका ये बड़ा एक फंडामेंटल सवाल है कि हमारी विश लिस्ट तो होती है। जब मैं हुकूमत में था तो असद उमर साहब के साथ मिलके हमने 27 कंपनियों को, जो कैबिनेट कमेटी थी प्राइवेटाइजेशन, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में डाला था। फिर जो मेरे पास ये कतर और सऊदी अरब वगैरह से इंटरेस्ट था, तो हमने 5 कंपनी जिसमें ये RLNG प्लांट्स भी थे और सिविल एविएशन अथॉरिटी कुछ एसेट्स थे, उनको तरजीही बुनियादों पे टारगेट रखा था। और मैं अभी डेट भी देता हूं कि हमने जून 2019 में उसको वहां से डिसइन्वेस्ट कर देना था। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब हुकूमत की तवज्जो जो है पॉलिटिकल लीडरशिप की बैकिंग कम हो जाए और इदारे जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन जैसे पॉलिटिसाइज हो जाए, जिनकी कॉम्पिटेंस ना हो, तो वहां फिर बात रुक जाती है और फिर जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कैप्चर कर लेते हैं उस सारी चीज को। और एग्जैक्टली वही हुआ और हमने एक अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई। अभी तो देखिए बड़ा क्लियर है कि हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं और मैं तो एक आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देता हूं कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मिनिस्ट्री से खत्म करें, उसके बोर्ड के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को बिठाएं और उनसे कहे कि जी आप मिलकर फैसला कर लीजिए, मुल्क के ये हालात हैं कि हमने ये 4 एसेट्स बेचने हैं, जो कीमत आप तय करेंगे पूरी कैबिनेट और अपोजिशन उसको बैक करेगी। अच्छा, ये ममालिक के अंदर होता रहा है। ये जो हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं वो क्या है? दिस इज व्हाट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी, दैट यू एक्चुअली वर्क ऑन ए ट्रांजैक्शन टुगेदर, नॉट कि आप वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता। एक वर्ल्ड क्लास आप प्रोफेशनल बिठाएं एज CEO, जो इसको आगे देखें, ऑक्शन हाउस है, आगे लेकर जाए और दोनों तरफ से कंसेंसस हो जाए। उससे एतमाद आपको भी आएगा, मार्केट को भी आएगा। और ये जो भी बात हो रही है सिग्नल की, सिग्नल कोई खाली बोलने से तो नहीं आता, एक सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान संजीदा है। मेरी वरी ये है कि इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात को हम वही ओल्ड स्कूल पैचवर्क से ठीक कर रहे हैं और वो सस्टेनेबल नहीं है। अब दोस्त ममालिक भी आपके बजट में पैसा डालने से पहले 10 दफा सोचते हैं और आपको टफ टाइम दे रहे हैं। तो हमें कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन ऐसी बनाने की जरूरत है, अब उसके बगैर कोई तरीका नहीं है। We don't have any other option. हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमान शाह साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक बात तो तय हो गई कि मीसाके मईशत सियासत के लिए नहीं, NRO के लिए नहीं, बाकी सारे मामलों को साइड पर रख लें, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर सबको बैठना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद शब्बर जैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शब्बर जैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। डार साहब पाकिस्तान में लेकर आए गए कि शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझते हैं। आपकी नज़र में डारनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि कोई किसी फैसिलिटी की जो पॉलिसी होती है
वो किसी कंट्री के ओवरऑल मैकेनिज्म को चेंज नहीं कर सकती। हम्म। जो डार साहब का जो सिलसिला है 1992 से लेकर और 2018 तक पाकिस्तान की जो आज तबाही है, उसकी बुनियादी वजह मैं डार साहब को नहीं कहूंगा बल्कि मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है। और वो इंटेलेक्चुअल करप्शन है। वो ये है, मैं फाइनेंशियल करप्शन की बात नहीं करता, मैं इंटेलेक्चुअल करप्शन की बात करता हूं। इन्होंने पाकिस्तान में इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाई, एक पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट को प्रमोट किया, एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया और पाकिस्तान को पेरेनियल या हमेशा के लिए माजूर कर दिया कि वो पाकिस्तान की इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी आज इस शक्ल में चली गई है कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से अपने डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये उसको रोक नहीं सकेंगे। और उसकी बुनियादी वजह 1992 से लेकर 2018 तक का मियां नवाज शरीफ या PMLN की इकोनॉमिक पॉलिसी हैं। जब ये 2018 में गए थे छोड़कर, उस वक्त करंट अकाउंट का डेफिसिट $20 बिलियन था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है। आज के बुरे तरीन हालात में भी ये $20 बिलियन नहीं है। और उसके बाद हम जब गवर्नमेंट में आए थे, हमने 20 में इस 20 बिलियन को जीरो कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब ने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, मगर ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की मईशत को या तो समझते नहीं है या इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये इंपोर्टर्स की लॉबी और अनडॉक्यूमेंटेड लॉबी और कैश इकोनॉमी की लॉबी को प्रमोट करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। राइट। अच्छा शबर जैदी साहब, लेकिन मसला वही है कि एक तरफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसी, दूसरी तरफ हम लोगों के ट्रेड अकाउंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस, डॉलर ना होना, ये बहुत सारी चीजें वही की वही हैं, अनसॉल्व्ड हैं। हाउ डू वी सॉल्व देम? 1947 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान सिवाय एक साल के जो 50 और 51 का साल था, पाकिस्तान का करंट ट्रेड अकाउंट कभी पॉजिटिव नहीं हुआ। तो पाकिस्तान ने डॉलर ज्यादा खर्च किए हैं और कमाए कम हैं। तो एक कंट्री जो 75 साल से दूसरों की रोटियों पे पल रहा है, वो कंट्री एक स्टेज तो कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना कि जब वो आके कलेप्स होगा। तो वो कलेप्स हो रहा है, तो उसको होने दे, आप परेशान क्यों हैं? हमारा कंट्री है शबर साहब, कैसे हो सकता है कि परेशान ना हो? शबर साहब, एक बात तो बहुत एविडेंट है कि यहाँ पॉलिसी की कंसिस्टेंसी पॉलिटिक्स की वजह से बड़ी गड़बड़ आई है, लेकिन आपकी नजर में अब वो मिसाके मईशत वाला काम करना लाजिम व मलजूम हो गया या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, मेरा ताल्लुक PTI गवर्नमेंट से रहा, मगर मैंने PTI की गवर्नमेंट के दौरान 16 दिसंबर 2021 को एक तकरीर की थी हमदर्द यूनिवर्सिटी में, जो पाकिस्तान के हर चैनल ने चलाई थी, जिस आपके पास भी आई होगी, जिसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है। याद है आपको? बिल्कुल। मैं वाहिद था पाकिस्तान का, ठीक है। ये बात है दिसंबर 2021 की। अब आज हर बंदा कहता है कि मैंने दिवालिया से बचा लिया, दूसरा कहता है कि मैंने दिवालिया हो रहा है। तो ये सारे या तो नलायक हैं, या तो ये नलायक हैं, या ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जब मैंने ये कहा था कि 2021 में कि पाकिस्तान एक दिवालिया मुल्क है, तो आप सारे कितने परेशान हो गए थे? बिल्कुल। मैं अभी भी परेशान नहीं हूँ, आप परेशान है ना। आपके लिए मेरा मुल्क है, जितना आपका मुल्क है तो मेरा मुल्क भी है। मगर एक मुल्क जो कमजोर मुल्क है, जिसकी मईशत कमजोर है पहले दिन से, आप ये समझ रही हैं और आप बार बार इस तरफ ये इशारा कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा तो पाकिस्तान की मईशत सही हो जाएगी। अच्छा। मैं आज आपकी टीवी पे रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर है आज, इसमें आप फरिश्ते को ले आए जो कि बिल्कुल इंटेग्रिटी में सही हो, या जिन को ले आए जो काम करने में 100% जिन की तरह काम करे, तो भी पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती। तो फिर क्या चेंज करें शबर साहब? आप अपना बुनियादी ढांचा, आइन का, NFC का, अपनी स्ट्रक्चर का, अपनी एनर्जी इकोनॉमिक्स का तब्दील करें। जो पाकिस्तानियों का आज रवैया है समाजी और सियासी, उसके अंदर ये कभी भी सही नहीं होगा। जब मैं इमरान खान की गवर्नमेंट में था, जब मैंने ट्रेडर्स पे हाथ डाला था और मैं CNIC कार्ड लेकर आ रहा था, तो मेरे साथ इमरान खान भी मेरे साथ थे
और बाजवा साहब भी मेरे साथ थे। सही। मगर हम एमएनएस का प्रेशर और असेंबली का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। तो आप मुझे ये कह रही हैं कि अगले साल में कोई ऐसी असेंबली आएगी जो फरिश्ते होंगे और जिन भी होंगे और वो आके प्रेशर नहीं डालेंगे। तो ये खाम ख्याली दिमाग से निकाल दें। पाकिस्तान गाड़ी जो है वो खाई की तरफ जा रही है। खाई से जब बिल्कुल खाई आएगी तो उसको हम रोक लेंगे इंशाल्लाह ताला और फिर लेके चलेंगे। मगर अगर आप समझ रही हैं कि वो सड़क पे चलती रहेगी और टूटी फूटी गाड़ी चलती रहेगी तो ये अब चलने वाली गाड़ी नहीं है। इसको खाई में जाने दें, एक दफा लोगों को झटका लगने दें, लोगों को अंदाजा होने दें कि हम कहाँ खड़े हैं। लोगों पाकिस्तानियों की अय्याशियां खत्म कराएं। जो बाजार सारा 1 बजे दिन को खुलता है और रात को 1 बजे बंद होता है, जो हमारे चाय खाने, हमारे होटल रातों को अय्याशी कर रहे हैं, जो हम 10-10 हजार डॉलर लेकर उम्रे पे जा रहे हैं, 2.5 लाख बंदों ने जाके उम्रा कर लिया, ज़ियारत कर ली, हमें ये परवाह नहीं है कि हम डॉलर खर्च कर रहे हैं। जब हमने पेट्रोल बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, हर एक के पास वीगो और लैंड क्रूजर है, तो ऐसे मुल्क नहीं चल सकते। ऐसे मुल्कों को तबाही की तरफ जाना होता है। इसमें कोई भी फरिश्ता आ जाए या जिन आ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, आई अग्री विद यू, लेकिन शहबाज साहब अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज का कंपैरिजन करें, आपने ऑब्वियसली इकोनॉमी तमाम पार्टीज के दौर में ऑब्जर्व की। खान साहब, शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अभी तक कौन सी पॉलिटिकल जमात है जो कुछ कर पाई, या आपके ख्याल में कोई भी कुछ नहीं कर पाया? पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां 1947 से लेकर आज तक इलीट की पार्टियां हैं। कभी आपने किसी सियासी लीडर को पराडो के अलावा किसी गाड़ी से उतरते देखा है? पजेरो के अलावा कोई सियासी लीडर आपने देखा है कभी जिसके आगे जिसको पराडो पे नहीं आ रहा हो? कभी आपने कोई सियासी लीडर देखा है जिसका घर 100 गज का हो? कभी आपने सियासी लीडर देखा है जिसकी टैक्स रिटर्न सही हो? तो आप किस दुनिया में रह रही हैं मैडम? ये मुल्क इलीट ने बनाया है, इलीट के लिए बना है और इलीट ही इसे चला रहे हैं। मगर अब जब वो अब उनको वो घर पहुंच गए हैं और उनको नजर आ गया है कि ये माशरा नहीं चल सकता। मैं जब इस्लामाबाद से दिसंबर 2019 में आया था तो ये सोच कर आया था कि मैं कभी इस्लामाबाद में किसी सरकारी पोस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी बारी आने वाली है। हमारी बारी आने वाली है, क्या कहना चाह रहे हैं शहबाज साहब? प्लीज बी अ बिट मोर क्लियर। हमारी बारी आने वाले का मतलब ये है कि अब वो लोग आएंगे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का रियल दर्द रखते हैं और जो अपनी लाइफ के पैटर्न से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो करते भी हैं। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं शब्बर साहब, या किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे हैं? पीटीआई की तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा। पीटीआई वालों में भी कितने लोग हैं जो पराडो में फिरते हैं? इनमें से कितने लोग हैं जिनकी टैक्स रिटर्न सही हैं? देखिए पीटीआई के अंदर कोई टेक्नोक्रेट्स, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब की शख्सियत से मुझे शायद कोई एतराज नहीं हो, मगर क्या ये एमएनएज एमपीए जो इमरान खान के आसपास फिर रहे हैं, इनमें एमएनएज में और जो पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की एमएनए कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। क्या आप कोई लाइफ में, किरदार में, बातों में कोई फर्क देखती हैं? आप बता दें मुझे अगर कोई फर्क है। इनमें से कितने लोग हैं जो कोई कारोबार करते हैं? मुझे ये बताइए ना कि ये 342 जो पाकिस्तान में एमएनए और सेनेटर है, इनमें से कोई कारोबार करता है? कोई दुकान चलाता है? कोई रिटर्न जमा करता है? किसी का कोई प्रोफेशन हो, कोई वकील हो? क्या करते हैं सारा दिन? तो फिर टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं शहबाज साहब? टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं? नहीं, मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए कि असद उमर साहब का कारोबार क्या है आजकल? चले, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन मैं वही जानना चाह रही हूँ जो आपने शुरू में कहा कि हम आने वाले हैं। टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं? इमरान खान का कारोबार क्या है? इमरान खान का 40 साल से क्या कारोबार है? बताइए मुझे। शहबाज शरीफ का क्या कारोबार है? नवाज शरीफ का क्या कारोबार है? कभी आपने दुनिया में देखे ऐसे लीडर जिनका कोई रोजगार नहीं होता? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कामयाब वकील थे। मुझे बताइए ना कि इसने 40 सालों में कोई 1 पैसे का रोजी कमाई है किसी ने? इनमें से बताएं, नाम बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ सियासत कारोबार है अनफॉर्चुनेटली शब्बर जैदी साहब, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है? टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं आ रही। देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो तब्दीली कल आई है
पाकिस्तान में है, ये तब्दीली एक रुख एक सिमत मुअय्यन करेगी, और वो सिमत ये मुअय्यन करेगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज दिया जाएगा कि आप अब सब कुछ छोड़ के मईशत को सही करें अगर आपके बस में है, सही, और अगर आपके बस में नहीं है तो फिर आप मईशत को छोड़ दें, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, फिर वो हमें संभाल लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, तो मुझे लगता है कि पहला अल्टरनेट तो चलेगा नहीं, तो दूसरा अल्टरनेट आ जाएगा। वेरी दूसरा इंटरेस्टिंग। अल्टरनेट जब आ जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे। तो फिर हम आ जाएंगे। चलें ठीक है, आपके आने का इंतजार करते हैं, वो इंतजार फरमाइए वाली सिचुएशन अभी। राइट, अच्छा, मतलब शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू वेरी मच, टाइम खत्म हो गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेटिक इकोनॉमी आने वाली है, या टेक्नोक्रेट्स के हाथ में इकोनॉमी जाने वाली है क्योंकि सियासतदान तो हैंडल नहीं कर पाए। दैट मेक सेंस एज वेल। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इससे पहले हम लोगों को हारून शरीफ साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।